Good morning, students. Now let us start next topic of chapter second of biology. Here some topics are given about pollen grains. We are studying in this topic about pollen grain. Pollen grains are generally spherical, measuring about 20 to 25 माइक्रोमीटर. पॉलन ग्रेन्स की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर होता है. डायमीटर मीन्स ऑल ऑफ यू नो इट वेल. व्हाट इज डायमीटर? इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, और इसके बाहर जो है 2 लेयर्ड वॉल होती है. द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन. जो बाहरी लेयर होती है उसको एक्साइन के नाम से जानते हैं. और मेन थिंग इज दैट एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिन. और एक्साइन जो किसका बना होता है? स्पोरोलिन का बना होता है. विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. जो कि जिसके पास जो है कि बहुत ही रेजिस्टेंस करने की पावर होती है, शक्ति होती है, इसमें रेजिस्टेंस होने की कैपेबिलिटी होती है. विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. इट कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये अपने आप को स्टेब्लिश किए हुए रहता है. अगर हाई टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली भी अगर हम इसके ऊपर डाल देते हैं तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा. इसलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है? स्पोरोलिन पाया जाता है. नो एंजाइम दैट डिग्रेडेड स्पोरोलिन. कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोलिन को क्या करे? डिग्रेडेट कर दे, या डिग्रेडेट मतलब कि उसको सड़ा दे. pollen grains एक्साइन हैज ए प्रोमिनेंट ऑपरेचर कॉल्ड जर्म पोर्स. उसमें एक ऑपरेचर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर के नाम से जानते हैं, जिससे जर्मिनेशन होता है. और उस जगह पे जहाँ पे जर्मिनेशन वाला पार्ट होता है, जहाँ पे जर्म पोर होता है, वहाँ पे स्पोरोलिन एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि अगर स्पोरोलिन होगा तो वो फिर वहाँ से जर्मिनेशन भी नहीं हो सकता है. वाटर का उस पर असर नहीं होगा, उस पर जो है कि ह्यूमिडिटी का असर नहीं होगा, तो वहाँ से कोई भी बीज अंकुरित नहीं कर सकता. इसलिए जर्म पोर के पास जो है स्पोरोलिन जो है एब्सेंट होता है. pollen grains आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. इसी की वजह से pollen grain को जो है प्रिजर्व किया जाता है फॉसिल्स के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि इसमें स्पोरोलिन होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है. नाउ इनर लेयर ऑफ pollen grain इज नोन एज इंटाइन. इंटाइन में क्या क्या होता है? इट इज द थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. कैसा होता है? पतली लेयर होती है. और किसका बना होता है? सेलुलोज का और पैक्टिन का. द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और साइटोप्लाज्म जो होता है pollen grain का वो किससे सराउंडेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. when the pollen grain mature contains two cells, the vegetative cell and generative cell. जैसे ही pollen grain mature होता है तो उसमें 2 सेल्स होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बोलते हैं. हियर फिगर्स आर आल्सो गिवन. फर्स्ट फिगर इज pollen grain and vacuoles are here given, and asymmetric spindle also formation. Asymmetric spindle formation is given here, and then vegetative cell and then generative cells. So what is the difference between vegetative and generative cells? The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregular shaped nucleus. वेजिटेटिव सेल्स में जो होता है वो ये वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होती है, उसमें एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और इरेगुलर शेप का होता है. उसका शेप जो है कि निश्चित नहीं होता है. उसका न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है. जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉल होता है इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल. और ये कहाँ पे होता है? तैरता रहता है. कहाँ पे? वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म में. इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सर्कुलर होता है. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains आर सेड एट द 2 सेल्ड स्टेज. बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में ही pollen grain जो है वो गिर जाता है. द रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल divide mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grains are shed.
और इसमें क्या बन जाता है, माइटोटिकली डिवीजन हो जाता है और दो जो मेल्स गैमेट्स जो है बन जाते हैं। पोलन ग्रेन्स में मेनी स्पीसीज काज सीवियर एलर्जीज ब्रोंके, और बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग को फेफड़े की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकी को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा को क्रिएट करता है। ये सारी बीमारियां जो है पोलन ग्रेन से होती हैं। ये एलर्जी भी पैदा करता है। पेरिथीनियम कैरेट ग्रास दैट कम इनटू द इंडिया एज ए कंटामिनेट विथ इम्पोर्टेड वीट, और इसमें एक पैरेथीनियम है जो कि कैरेट ग्रास के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट कंटामिनेशन जो इसमें हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये वीट में लगा हुआ था, जिसके द्वारा जो है कि अकरेंस इसका हुआ था। पॉलन एलर्जी को ये कॉज करता है, पैरेथीनियम। नाउ वी कम नेक्स्ट पेजेस। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक और इसकी अच्छी क्वालिटी होती है कि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा मात्रा में होता है। इट बिकेम फैशन इन द ईयर्स आप यूज पॉलन टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट। चूँकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है इसलिए जो है कि आजकल का ये शौक बन गया है कि इसको टैबलेट के फॉर्म में लोग खाते हैं, जिससे उनकी ताकत बनी रहे। इन वेस्टर्न कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप्स अवेलेबल इन द मार्केट। और वेस्टर्न कंट्रीज में हम जैसे मूव करेंगे जाएंगे तो वहाँ पे जो है इसके टैबलेट्स जो है मार्केट में मिलते हैं, जो कि लोग खाते हैं। पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड इन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स इन रेस हार्सेस। और इसका जो क्लेम्ड किया जाता है कि ये एथलीट्स जो दौड़ में भाग लेते हैं उनके जो ताकत है, शक्ति है, उसको बढ़ा देता है। और रेसिंग जो कराते हैं, जो हार्स की राइडिंग करते हैं, उनके अंदर भी ये ताकत बढ़ाता है। इसलिए लोग इसको जो है कि टॉबलेट के रूप में पॉलन ग्रेन का यूज़ करते हैं, बिकॉज पॉलन हैव मोर न्यूट्रिशन, उसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। When once they are set, pollen grains have land on the stigma before lose viability bring about fertilization। जैसे ही ये गिर जाता है, झड़ जाता है, तो ये स्टिग्मा पे लैंड करता है, कुछ समय तक स्टिग्मा पे रुका रहता है, जब तक कि पीरियड remains viable high variability and some extent depends on the prevailing temperature and humidity। और उसी पे स्टिग्मा पे ही लैंड रहता है जब तक कि उसको पूरी कंडीशंस ग्रो करने की नहीं मिल जाती है, जब तक उसके अंदर ग्रोइंग पावर जो है डेवलप होता है कि कितने टेम्परेचर पे वो ग्रो करेगा, कितने ह्यूमिडिटी पे वो ग्रो करेगा। ये सारी चीज़ें अगर उसको मिल जाती है तो फिर उसमें ग्रोथ हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स लूज विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द देयर रिलीज एंड इन सम मेंबर्स। कभी कभी ये 30 मिनट में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, 30 मिनट तक ही वेट करता है, लेकिन कभी कभी ये 1 महीने मंथ तक भी हो सकता है। कभी कई जगहों पर किसी किसी प्लांट्स में जो है कि ये सालों तक वो एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जो है कि कुछ का नाम दिया हुआ है, लेगुमिनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। यहाँ पे मेंटेन ये मंथ तक रहता है। और स्टोरिंग सीमेन स्पॉम्स में एनिमल्स इंक्लूडिंग सीमेंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, सीमेन को प्रिजर्व किया जाता है। सीमेन जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ह्यूमन्स बीइंग में भी सीमेंस को कहीं कहीं प्रिजर्व किया जाता है। इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, उसी तरीके से पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन भी प्लांट्स का निर्माण करता है, फ्रूट्स का निर्माण करता है, इसलिए कहीं कहीं पॉलन ग्रेन को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो उसकी क्या रहती है, ये लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है और -196 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। पॉलन कैन बी यूज सिमिलर टू सीड बैंक एंड क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। और इसको सीड बैंक में भी रखा जाता है और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी यूज किया जाता है। नाउ वी कम इन द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक। पिस्टिल क्या होता है, ऑल ऑफ यू नो गायनोसियम। गायनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, या तो सिंगल पिस्टल होगा, तो जब सिंगल पिस्टल होगा तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर उसमें बहुत पिस्टिल लगे होंगे तो मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। व्हेन वन आर मोर देन पिस्टिल में भी फ्यूज टुगेदर, अगर एक साथ कई पिस्टिल जो है फ्यूज हो गया तो उनको सिनकार्पस बोलेंगे। और फिर इसके फ्री हैं तो एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड
सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन गिरता है तो वो कहाँ गिरता है, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैंने इसको क्लास 11th में एक्सप्लेन किया था, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो भी पोलन ग्रेन होता है सबसे पहले कहाँ पे लैंड करता है, प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म क्या होता है, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा जो है कि प्लेटफॉर्म होता है, और जब तक वेट करता है कि तब तक उसमें ग्रोथ ना हो जाए, वो फर्टिलाइज ना कर दे को। द स्टाइल इज द elongated सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, और जो बेसल पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। इनसाइड ओवरी ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर जो है प्लेसेंटा होता है। इनसाइड द ओवेरियन प्लेसेंटा इज लोकेटेड। रिकॉल डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11। क्लास 11th में आप लोग को मैंने प्लेसेंटा के बारे में बताया है। Now here we look in the figure. First figure is this is flower of hibiscus showing pistil, और पहले फिगर में जो है कि ये हिबिस्कस का फिगर है जिसमें पिस्टिल को दिखाया गया है। फिर इसके बाद मल्टी कार्पेलरी है, सीन कार्पस पिस्टल है, और इसके बाद ये मल्टी कार्पेलरी जो है रिप्रेजेंट गाइनोसियम ऑफ मिकेला है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द टिपिकल एंटापोरस ओब्यूल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हिबिस्कस में आप देखते हैं कि इसमें स्टिग्मा दिखाया है सबसे ऊपर, फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है, फिर थैलमस है, और इसी तरीके से दूसरे वाले फिगर में भी स्टिग्मा है, सीन कार्पस ओवरी। यहाँ पे जो ओवरी है वो सीन कार्पस है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टिग्मा है वो एक साथ फ्यूज हुए हैं। इसके बाद इसमें हम लोग कार्पेल्स देखते हैं, तो ये फ्यूज नहीं है लेकिन एक साथ है। फिर यहाँ पे एक ओब्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से पार्ट है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ पे हीलियम वाला पार्ट है अपर सेक्शन में। इसके बाद जो है कि फ्यूनिकिल है, फिर माइक्रोफाइल है, फिर माइक्रोफाइलर, आउटर इंटुगमेंट्स है, इनर इंटुगमेंट्स है, न्यूक्लियस है, एम्ब्रियो सेक है, और इसके बाद चैलेजल पोर्शन है। तो ये फिगर्स हैं यहाँ पे। arising from the placenta are the megasporangia, और इससे जो प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया निकलता है, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, जिसको हम लोग ओव्यूल्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में भी वन, किसी किसी में ये ओव्यूल्स जो है ओवरी में 1 होते हैं। जैसे वीट में हम देखते हैं केवल एक ही बीज होता है, तो एक ही बीज होता है मतलब उसमें ओव्यूल्स जो है एक है। उसी तरह से हम लोग पापाया को अगर काटते हैं, पपीते को काटते हैं, तो उसमें जब काटेंगे तो बहुत सारे बीज रहते हैं, मीन्स उसमें मेनी ओव्यूल्स होते हैं। मेगास्पोरेंजियम एवुल्स, द मेगास्पोरेंजियम क्या होता है यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकिल। अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया इसके बारे में, फ्यूनिकिल था ऊपर वाला पोर्शन जो है ये फ्यूनिकिल होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये फ्यूनिकिल है, दिस पोर्शन इज द फ्यूनिकिल। और इसके बाद जो है कि फ्यूनिकिल के बाद वी कम ऑन द टॉपिक हीलियम। बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकिल इन रीजन कॉल्ड हीलियम, और जहाँ पे इसकी बॉडी फ्यूज होती है उसको हीलियम बोलते हैं। दस द हीलियम रिप्रेजेंट जंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकिल। इस तरीके से हीलियम किसको रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसके जंक्शन को, ओव्यूल्स के और फ्यूनिकिल की। ईच ओव्यूल से हैव टू प्रोटेक्टिव इनवॉल्व कॉल्ड इंटुगमेंट्स, और जो आप लोग देखते होंगे किसी भी बीज को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर इंटुगमेंट्स होता है, कठोर उसका जो बीज बना होता है कठोर। इंटुगमेंट एनसर्किल द ओव्यूल्स एक्सेप्ट द टीथ वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफाइल, और एक जगह वो बिल्कुल जो है हार्ड नहीं होता है, वहाँ पे उस इंड को माइक्रोफाइल बोलते हैं। अपोजिट माइक्रोफाइल के जो है चैलेजा बोला जाता है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स, वो बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से जो है कि इनक्लोज विद इन द इंटुगमेंट्स। मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और जो बहुत सारी सेल्स होती हैं मिल करके वो न्यूक्लियस का निर्माण करती हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, उसमें फूड मटेरियल्स होता है,
लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक होता है और फीमेल गैमेटोसाइट्स होता है। मेगास्पोरेजेंसिस क्या होता है? व्हाट इज द मेगास्पोरेजेंसिस? हियर वी डिस्कस and clear from the sentence megasporogenesis. The process of formation of megaspores from the megaspore mother cells is called megasporogenesis. जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि मेगास्पोरेजेंसिस में जो है कि मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और कहाँ से होता है ये फॉर्मेशन? होता है मेगास्पोर मदर सेल से, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेंसिस बोलते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स। ओव्यूल्स किससे डेवलप होता है? ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से इन द माइक्रोपाइलर रीजन। Now we come in the figures. Here figures are given and nucleus and megaspore mother cells, then nucleus megaspore diet, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल है, इसके बाद यहाँ डबल सेल हो जाता है, डबल सेल के बाद यहाँ पे टेट्राड बन जाता है, यानी कि यहाँ पे 4 सेल्स बन जाती हैं। 4 सेल्स को पुनः यहाँ पे दिखाया गया है, 4 सेल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। एक यहाँ पे सिनर्जिट्स हैं और सिनर्जिट्स के जस्ट अपोजिट एंटीपोडल सेल्स हैं। एग है बीच में, फिर सेंट्रल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और इसके बाद एंटीपोडल है। और यहाँ पे कंप्लीट एक एम्ब्रियोसेक का दिखाया गया है। पार्ट ऑफ द ओवल शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल्स। और इसके बाद जो है कि ये सबसे पहले 2 स्टेज में होता है, फिर 4 में होता है, फिर 8 में। और 8 सेल्स कैसे अरेंज होती हैं उसको इसमें दर्शाया गया है लास्ट वाले में। ऑफ द न्यूक्लियस इज द लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है कि अपना आगे का फॉर्मेशन बनाती है, फिर मियोसिस होता है, प्रोड्यूस मेगास्पोर, और मियोसिस के द्वारा जो है कि मेगास्पोर मदर सेल्स जो है कि बनते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। In majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. Only functional megaspore develop into female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें एकदम क्लियर है कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक मेगास्पोर जो है केवल फंक्शन करती है और बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और उसी से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन ऑफ लार्ज सिंगल मेगास्पोर इज मोनोकार्पिक। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक हियर। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक लिटिल मोर। उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे। 2 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक, सबसे पहले 2 न्यूक्लियस होता है, इसके बाद 2 से जो है कि सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे 4 बनते हैं, और फिर उससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। और एम्ब्रियो इट इंक्रीज। नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर का जो है कि डिवीजन हो, यहाँ पे केवल सेल्स जो है डिवाइड होती हैं। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell walls and organism into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus and the large central cells. बीच में जो है वो क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। Their characteristics distribution of the cell within the embryo sac. The cell group together the micropyle and constitute egg apparatus, जहाँ पे egg apparatus होता है। फिर सिनर्जिट्स होती हैं जो कि सिनर्जिट्स जो है कि लास्ट में जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, केवल एक सेल जो है फर्टिलाइज होता है। द सिनर्जिट है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एंड द माइक्रोपाइलर कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। और सिनर्जिट्स के
पास जो है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको फीलीफॉर्म बोलते हैं और वो थिकन होते हैं, चौड़े होते हैं, और इनका काम क्या होता है, गाइडिंग पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, और पोलन ट्यूब किधर से एंट्री करेगा उसी को जो है ये उसमें मदद करते हैं फीलीफॉर्म ऑपरेटर जो होते हैं। 3 सेल्स आर द चैलेजल इन इसका एंटीपोडल, और 3 सेल जो चैलजा पर पाई जाती है उनको एंटीपोडल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल्स इज मेंशन्ड earlier has 2 polar nuclei, thus the typical angiosperm embryosec at the maturity 8 nucleate 7 cells। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक होता है उस होते हैं। नाउ वी स्टॉप टॉपिक पॉलिनेशन।